नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। पश्चिम बंगाल एक बार फिर जल रहा है। अब की बार वक्फ पर सुलग रहा है। बंगाल में हिंसा तब भड़की जब मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध करने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, सड़क जाम करने लगे, जिस पर पुलिस ने रोका तो उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद आंसू गैस के गोले दागकर लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा गया, लेकिन फिर भी दंगाइयों में कोई खौफ नहीं। आज फिर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, दंगाइयों ने आगजनी की और इस हिंसा के बीच सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी पर दंगाइयों को उकसाने का आरोप लगा दिया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल हिंसा की आग में जला हो। रामनवमी पर भी हिंसा की तस्वीरें देश ने देखी थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर बंगाल को कौन अशांत कर रहा है? पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा क्यों? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। दीदी के बंगाल में बवाल की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां मुर्शिदाबाद नफरत की आग में जल उठा, वक्फ पर लगी आग में सुलग उठा। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की। वक्फ के विरोध के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते रहे, हंगामा करते रहे, पुलिस पर पथराव करते रहे, बंगाल को जलाते रहे। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा की आग तब भड़की जब वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस पर पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने बवालियों पर बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बवाल थम नहीं रहा। दंगाइयों ने एक बार फिर मुर्शिदाबाद में उत्पात मचाया, पुलिस पर पथराव किया, गलियों से निकलकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनाव के हालात हैं। ये तनाव तब और बढ़ने लगा जब हिंसा की आग पर सियासत सुलगने लगी। ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वाका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के सीएम पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप मढ़ दिया। आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद का दंगा प्रायोजित था, हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी। टीएमसी नेताओं के इशारे पर दंगाइयों ने हिंसा की आग भड़काई। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी, जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल जल रहा हो, बल्कि बंगाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में रामनवमी पर भी हिंसा भड़की थी, जब उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, और अब वक्फ के विरोध के बहाने बंगाल में बवाल हुआ। सवाल है कि आखिर बंगाल में त्योहार हो तो बवाल, नया कानून बने तो बवाल। आखिर क्यों? आखिर कौन हिंसा के लिए उकसाता है? कौन दंगा भड़काता है? कौन पश्चिम बंगाल में अमन चैन नहीं चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस का एक्शन दिख रहा है। 22 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
22 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रैनिक, डिटेल में जानकारी दीजिए, मुर्शिदाबाद में जो आगजनी हो रही है, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में जगह जगह उपद्रव हो रहा है, पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है? 22 की संख्या तो पता चल गई, 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, एकदम देखिए, पुलिस की तरफ से 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है जंगीपुर में हुआ घटना के सिलसिले में। कल जंगीपुर में जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ किया गया था, पुलिस का गाड़ी में आग लगाया गया था, उसी मामले पर मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी सूती पुलिस स्टेशन एरिया में बीएनएस के धाराएं 163 लागू कर दिया गया है, यानी 5 लोगों के ज़्यादा लोग बाहर नहीं आ पाएंगे, गैदर नहीं हो पाएंगे। जो पहले 144 था वही लागू कर दिया गया है अभी एरिया में। और उसके साथ साथ ही ड्रोन के माध्यम से जो मॉनिटरिंग वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि किसी भी जगह में पॉकेट मॉब ना तैयार हो, इसके ऊपर पुलिस की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जिस 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से करीब 10 के ऊपर लोगों को पुलिस हिरासत में लेने का मांग करेंगे। और ये 10 लोगों को पूछताछ करेंगे पुलिस, और पूछताछ करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं, ये लोग क्या बाहर से आए थे, क्या इन लोगों का पहले से प्लानिंग था पुलिस के इस तरीके का जो हिंसा फैलाना और इस तरीके का जो घटना घटाया गया है। जिस तरीके का तस्वीर से भी सामने आ रहा था कि इन लोगों के हाथ में पत्थर है, इन लोगों के हाथ में लाठी है, क्या इन लोग पहले से प्लानिंग करके आए थे, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जिस जगह में ये प्रोटेस्ट हो रहा था उस जगह में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, और उसके बाद जब प्रोटेस्ट का ये रैली आ पहुंचा उसके बाद जो बाहर का लोग वो भी इसमें शामिल हो सकते थे, ऐसा सिचुएशन भी तैयार हुआ था। तो इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से अभी जांच किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे कोई साजिश है कि नहीं, कोई प्लानिंग है कि नहीं। फिलहाल पुलिस की तरफ से जिस एरिया में ये टेंशन बरकरार था, यानी सूती पुलिस स्टेशन एरिया, उसके साथ जो मुर्शिदाबाद का और भी बहुत सारा एरिया है, उस एरिया के ऊपर पुलिस का नजरदारी है। पुलिस की तरफ से पुलिस पिकेट बैठाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को मौजूद रखा गया है, और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। यानी फिलहाल पुलिस की तरफ से उस एरिया को डोमिनेट करने का कोशिश आप जो कह रहे हैं ना, इतने लोगों को डिप्लॉय किया गया, इतनी पुलिस डिप्लॉय की गई, ड्रोन है यहाँ पर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अब इससे थोड़ी देर पहले, इसमें तो जरूर पुलिस एक्शन करती हुई दिख रही है। वहां पर केवल वही उपद्रवी दिख रहे थे और कोई तो वहां दिख ही नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था इसकी भी वजह जानेंगे, लेकिन रैनिक फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, अबू शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और कुछ देर प्रीतम बोस पत्रकार के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और सोफिया खान टीएमसी लीडर कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगी। प्रियंका टिब्रेवाल, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं। ये कुछ दिनों से जो स्थिति पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने और कानून बनने के बाद देश के सभी राज्यों में कई एक में विरोध प्रदर्शन सामने आए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जरूर अप्रोर हुआ और हाथापाई जैसी नौबत आई, लेकिन अगर आगजनी, दंगे या लूटपाट या इस तरीके के दंगाइयों की भीड़ है तो वो केवल पश्चिम बंगाल में ही दिखाई पड़ रही है। आखिर क्यों? देखिए, जितनी भी आगजनी, तबाही, अशांति या हिंसा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर राज्य स्पॉन्सर्ड होती है। यानी राज्य सरकार इनको पूरी तरह से जो है बढ़ावा देती है, इनका समर्थन करती है, इनके पीछे खड़ी रहती है। ममता बनर्जी की कई सारी बयानबाजी आप उठाकर देख लीजिए, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इस अशांति में आग में घी डालने वाली है ममता बनर्जी। देखिए, जब किसी भी देश में कोई भी तरह का एक्ट पास होता है या कानून लागू होता है तो वो इसलिए नहीं कि सरकार उसको आपके ऊपर थोप रही है, बल्कि पूरे संवैधानिक तरीके से होता है। जैसे कि इस बिल में हुआ, राज्यसभा, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया, तब जाकर के ये कानून बना, एक्ट बना। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वर्ग इससे असंतुष्ट है तो वो कोर्ट में जाए, उसे चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, अंडर आर्टिकल 32 एसएलपी में उसको चैलेंज करे,
जो कि ये गए भी हैं। मगर ये जो पश्चिम बंगाल में अशांति हो रही है, आज ममता बनर्जी जब ये कहती है कि मैं इसे यहां नहीं लागू होने दूंगी, यही बातें तो हमने सुनी थी जब 3 तलाक के खिलाफ फैसला आया था, यही बातें हमने सुनी थी जब सीए और एनआरसी की बातें हुई थी और एक्ट पास हुआ था, तो तब भी उन्होंने यहां आग लगाई थी। शाहीन बाग जैसे झमेले यहां पे भी पार्क सर्कस में हुए थे। और आज भी जब एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कहती है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, तो ये असंवैधानिक है। आप संविधान के खिलाफ जाकर के कहती है कि कोई एक्ट जो कानून बन चुका है, कोई बिल जो कानून बन चुका है, जिसे पूर्ण रूप से बहुमत से पास किया गया है, आप कहती है मैं लागू नहीं होने दूंगी। आप रहती कहां हैं? आप भारत में रहती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको कानून को स्वीकार करना होगा। और अगर नहीं असंतुष्ट है तो कोर्ट जाइए। लेकिन ये आग लगाने की जो आपकी पुरानी आदत है, इससे आज क्या हो रहा है देखिए, पुलिस वाले मार खा रहे हैं। ना ममता बनर्जी के परिवार का कोई नहीं मार खा रहा, ना भाई ना भतीजा। मार खाने वाले कौन है? गरीब पुलिसकर्मी। हाथ फुड़वाने वाले, आंख फुड़वाने वाले, जिनके हाथ बमों से उड़ा दिए जाते हैं, वो कौन है? पुलिस प्रशासन का परिवार। इसी पुलिस प्रशासन को ममता बनर्जी अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल भी करती हैं और इन्हीं को मरवाती भी है। तो बहुत दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री जिसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए, वो जो है विरोधी वाले काम करती है, देशद्रोह वाले काम करती है। आपको लगता है कि ममता बनर्जी के यही बयान आग में घी डाल रहे हैं? कि आप यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल। जब एक मुख्यमंत्री ईद के दिन मंच पर जा करके कहे कि वे आएंगे, दंगा करेंगे, आप लोग मत करिएगा, मैं आपके साथ हूं। अरे पहले तो आपने यही कह दिया कि हिंदू दंगाई हैं। उसी तरह से जैसे वकफ का, ये देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब रामनवमी का प्रोसेशन निकलता है तो ममता बनर्जी कहती है कि बिना परमिशन के एक भी प्रोसेशन नहीं निकल सकता। तो ये जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, इन्होंने कौन सी परमिशन ली थी? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी थी? क्या कोर्ट से किसी तरह की परमिशन ली गई थी कि ये इस तरह की भीड़ इकट्ठा होगी और प्रोटेस्ट करेगी? क्या प्रोटेस्ट की किसी भी तरह की कोई परमिशन है? और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो मैं बोलती हूँ इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इस सरकार के विरोध में एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा देती है। ठीक है, ठीक है, इस सरकार के विरोध में एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा देती है, ये कहना है प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ। लेकिन मेरे साथ अबू शर्मा भी कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अबू भाई, कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी हैसियत और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बड़ा तगड़ा विरोध पिछले चुनाव के पहले किया था और कांग्रेस खुलकर सामने भी आई थी। अधीर बाबू का विरोध हम में से कोई भूला नहीं है, जितना तल्ख होकर अधीर बाबू ममता बनर्जी का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। वक्फ कानून बनने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, सलीके से हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में थोड़ा हाथापाई हुई है, लेकिन वहां भी सड़कों पर नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आग लग रही है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है और लगातार पिछले दिन से हो रही है, तो वो केवल पश्चिम बंगाल में है। कोई वजह आपको समझ में आती है? मैं पश्चिम बंगाल, कोई भी जो समस्या पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे दंगा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अराजकता हो, कुछ भी हो, तो हर प्रॉब्लम का ना रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। जो इसका समाधान क्या है, कैसे हो सकता है, जब तक हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में विकास के मामले पर ना भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है पश्चिम बंगाल के लिए, और ना टीएमसी सरकार का कोई इच्छा है, मंशा है पश्चिम बंगाल का विकास हो, पश्चिम बंगाल में धंधा हो, पश्चिम बंगाल का किसान सही उसका लाभ उसको लेकिन मिले। दीदी तो हमेशा मां माटी मानुष के विकास की बात करती हैं। मैं बता रहा हूं आपको, एक शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय है, पश्चिम बंगाल में एक भी नागरिक आपको मिलेगा नहीं जो उनको कैमरा के सामने पैसा लेते हुए देखा नहीं। कैमरा के सामने रिश्वत ले रहे थे जो, वो बीजेपी का पोस्टर बॉय है। और अभिषेक बनर्जी के बारे में कितना मामला है वो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मालूम है। तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी, दोनों ही भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और इसी समय राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारा शुभंकर सरकार जी को लाया, जिसका लंबा राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरुआत की और लंबा राजनीतिक जीवन में चाहे यहाँ प्रियंका जी हो और चाहे टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधि हो, इंट्रोडक्शन पर एक भी पश्चिम बंगाल में जो प्रियंका जी बीच में बात बोलिए, शोभा नहीं देता है। एक भी शोभा की बात नहीं है, आप इनसे बोलिए टॉपिक पर बात करें। ये पूरा इतिहास बता हम रहे हैं, किस में बात करेंगे, आप तय करेंगे प्रियंका जी। जो आग लगी है उसके बारे में प्रियंका बात जी, करिए ना। प्रियंका जी, बुझ जाएगा प्रियंका जी, बुझने प्रियंका का जी, मैं रोक दूंगा, इतना जल्दी भी नहीं, मैं रोक दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मॉडरेट कर रहा हूं तो थोड़ा वक्त दूंगा। ठीक है, आग बुझने का ही बात कर रहा है, कैसे आग बुझे। टीएमसी और बीजेपी को आग चाहिए सत्ता में रहने के लिए। तो ये शुभंकर सरकार जी का राजनीतिक जीवन में, प्रियंका जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो बता दे शुभंकर सरकार जी के बारे में एक भ्रष्टाचार बता दे। नहीं, शुभंकर सरकार के भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि केवल देश में एक राज्य है जहां पर 3 दिनों से मैं आगजनी, दंगा, लूटपाट, पुलिस के एक्शन ये देख रहा हूं। क्यों, क्या वजह है? मैं शुरुआत किस शब्दों से कहा, रूट कॉज एनालिसिस। हम इसको पूरा बदल देंगे पश्चिम बंगाल को, और हम पश्चिम बंगाल का जनता के पास जा रहे हैं यही वार्ता लेकर, यही वार्ता लेकर, जो धर्म के राजनीति नहीं, विकास का राजनीति और ईमानदारी। ठीक है। खैर इसमें चुनावी कमेंट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, आप आगे जाएं और बात करें। लेकिन प्रीतम बोस मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं समय दे रहा हूं। प्रीतम बोस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रीतम, आपका एनालिसिस हम जानना चाहेंगे। जो हो रहा है उसका रूट कॉज की बात अबू शर्मा कर रहे हैं। ये रूट कॉज क्यों है? क्यों हमें केवल पश्चिम बंगाल से ये सारी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं? पश्चिम बंगाल में ही रामनवमी के लिए हाईकोर्ट क्यों परमिशन दे रहा है? यह परमिशन राज्य सरकार दे सकती है। अगर वहां पर 70% के करीब हिंदू हैं और 30% के करीब मुस्लिम वहां पर हैं, तो इस सारे त्योहार मनाने के लिए तो परमिशन राज्य सरकार दे दे, हाईकोर्ट क्यों इसमें आता है? यह स्थिति क्या है? एनालिसिस करें सर। मेरा नाम प्रतिन बोस है एंड आई beg your apology because my Hindi is not that good. नहीं, मिक्स करके बोल सकते हैं आप सर। तो इसमें देखिए, एक बात तो है वो इधर उधर का बातें, फजूल बातें करने का कोई इसमें आई डोंट थिंक कि उसमें इतना दिलचस्पी है। कि देखिए, सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कांग्रेस का जो पीसीसी चीफ था अधीर चौधरी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, आपको याद होगा। अधीर बाबू की बात कर रहे हैं आप? अधीर चौधरी, हाँ। तो उसमें बहुत ट्रेन जलाया गया था और बहुत लूटपाट किया गया था। वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अब वो लीडर है ग्रास रूट कनेक्ट का। अभी जो पीसीसी चीफ है उसका बारे में इतना कुछ लोगों का मालूम नहीं है। इसको छोड़िए, अभी देखिए वेस्ट बंगाल में जो प्रियंका टिब्रेल जी ने बोला उसमें थोड़ा दम है। सब कुछ ही यहाँ पे होता है, एक पॉलिटिकल मोटिवेशन तो रहता है इसमें। कोई नुपुर शर्मा का विरोध में जब हुआ था, कोई मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, 10-12 दिन बाद, घटना घटने का 10-12 दिन बाद जब पूरा देश में आग निभ गया, तब वेस्ट बंगाल में झट से एक दिन हो गया और कलकत्ता का सबाब में। तो अभी यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, इसमें वेस्ट बंगाल का बाहर से एक एलिमेंट है। बांग्लादेश में एक ही टाइम में ये विरोध चल रहा है, पैलेस्टाइन लेके, वाकफ लेके। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वहां से, थोड़ा सा हो, जितना भी हो, इन्फ्लुएंस वहां से है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा बात, वेस्ट बंगाल में जो जॉब, कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ है, उसमें तो पॉलिटिकल एक डाइवर्शन चाहिए। मेरे को ये मालूम नहीं कि इन्फ्लुएंस कोई किया कि नहीं किया, लेकिन मैं ये तो जो मैं बाय करता हूं आपका पॉइंट। कैश फॉर जॉब स्कैम का एक पॉलिटिकल डाइवर्जन हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। ये तो बाहर से आया एक, और एक दूसरा बात डाइवर्ट हो गया अटेंशन। आप सब लोग कैश फॉर जॉब छोड़ के ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसमें तो और जितना भी वक्फ लेके बात हो, उतना ही मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन होगा। जो होगा या नहीं होगा, इसमें जो बेनिफिट्स जो होता है, तो बेनिफिट्स तो टीएमसी का है।
इसमें कोई ये नहीं है। तो ये हो गया कि आई थिंक मोटा मोटा यही बातें हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि आपके कही हुई बात से जो इन्फ्रेंस मैं ड्रॉ करूं कि जो कुछ भी अभी हो रहा है अगर ये चलता रहेगा तो उसका बेनिफिट टीएमसी को ज्यादा जाता दिखता है आपको? एक बात यह है कि देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने बोला पूरा देश में वाकफ लेके कोई भी किसी लेके, ये गणतांत्रिक देश है और इसमें तो विरोध तो होना चाहिए। विरोध पूरा देश में हुआ है, किसी सही हो गलत हो विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध ढंग से होना चाहिए, ऐसा मारपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जगह जो है, हमने आपको बोला कि एक तो हाँ आउटसाइड इन्फ्लुएंस का बात है, यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा जो बात है कि ये इस कौन किया इसको वो मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अभी इसी वक्त जब पूरा स्टेट में ये 26,000 लोगों का जॉब गया है और कोई 60,000 लोगों का जॉब इज हैंगिंग ऑन सोर्ड, सो उसी टाइम पे ये तो थोड़ा सा डाइवर्शन तो है ही। डाइवर्जन है, और ये बहुत बड़ा डाइवर्जन है, मुद्दे से डाइवर्जन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रोफेसर सुब्रतो बनर्जी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुब्रतो, मैं आपके लिए भी सवाल बदलूंगा नहीं, सवाल ये है कि ये इस तरह की तस्वीरें आ क्यों रही हैं, वजह क्या आपको दिखाई पड़ती है, और क्या इसका एंड होता आप जल्दी देखते हैं? देखिए, ये जो तस्वीर बंगाल में आज देखे, कुछ हफ्ता पहले आपको मुंबई में याद होगा जो एक पॉलिटिकल सटायर हो रहा था, उसके बाद भी तोड़फोड़ हुआ। तो ये कहना कि ये तोड़फोड़ खाली बंगाल में होता है, ये मेरे लिए लगता है उचित नहीं है। हमारे जो एक राजनीतिक संस्कृति है उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो होना नहीं चाहिए। अब हम काम के बात में आते हैं, जो क्या विषय है और क्यों ये चीज हुआ है। ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने कलकत्ता में दिया, और बहुत जरूरी बात यह है कि जैनों का एक संस्था के मीटिंग में उन्होंने ये कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा है विभाजन का राजनीति हम बंगाल में नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी बात ये थी। तो पहले उसके बाद में तो देखिए, बाद में उन्होंने जो कहा वो है जो संपत्ति का जो भी कुछ है उसको हम रक्षा करेंगे। संपत्ति को रक्षा करना तो संवैधानिक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको सैंक्टिटी देता है। तो इसमें आपको धर्म लगना, तुष्टिकरण करना, ये सब हम बात करेंगे तो शोभा नहीं देती। अब देखिए, विकास का जो मुद्दा है पूरा देश में ही है, पर विकास का हालत वो हम देश में भी देखते हैं। एक डॉक्टर नहीं है, वो भी 7 लोगों को मार देता है ऑपरेशन करके मध्य प्रदेश में। तो बात यह है जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो नाजुक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह आपको हैंडल करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल एक काफी डिफिकल्ट स्टेट है और इसको डिसइनहेरिटेड स्टेट बोला जाता है, और उसके पीछे जो संवेदनशील चीजें जो है उसको अच्छी तरह आप एनालाइज करें, उसके बारे में सोचे और एक ऐसा वातावरण बनाए कि विकास ठीक तरह हो सके। तो ये जो वातावरण के लिए मुझे लगता है ममता ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, आपने जैसे कहा जो पूरा प्रगति काफी हो रही है। बंगाल में जो हुआ है कैश ट्रांसफर अब पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है। तो दृष्टांत तो पश्चिम बंगाल ने बनाया, फूड सिक्योरिटी किया है, काफी आगे बढ़ा है, पर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। पर हमें जो आलोचना करना है, जो स्थिति को हम कैसे अच्छी तरह बनाए। एक रेफरेंस दिया गया कि हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है। हाई कोर्ट में इसलिए जाना पड़ता है कि उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, लीगल सैंक्टिटी होता है, लीगल रेड्रेस होता है, नहीं तो गड़बड़ बहुत सारे होता है। ये हम देखते हैं नहीं, सुब्रतो साहब नहीं, यहाँ पर मुझे रोकने दीजिए, यहाँ पर मुझे रोकने दीजिए, क्योंकि ये चीजें ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना दिल्ली में है, ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है कि आपको केवल अपने धार्मिक जुलूस यात्रा को निकालने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना पड़ रहा हो। ये केवल मुझे वहीं से दिखाई पड़ रही, क्यों? इसका कारण यह संवेदनशील स्टेट है।
देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन इसका करना मतलब है। सरकार का फेलियर है। क्यों संवेदनशील फेलियर क्यों है? नहीं है, ये प्रिवेंटिव स्टेप है। आपका प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसका एक लीगल स्ट्रक्चर हम करें। नहीं नहीं मुझे सुब्रतो लगता सर, है मैं उचित आपके है मैं और ठीक आप है। मेरे से चार सीनियर जाति हैं। दंगे। एक मिनट प्रियंका जी, आप मेरे से सीनियर हैं सुब्रतो जी, लेकिन मैं आपका ये आर्गुमेंट बाय नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, क्या क्या बोलिए। क्या क्या पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, पास किया गया एक बिल जिसे प्रेसिडेंट साइन कर देती हैं, अगर वो कानून की शक्ल ले लेता है, कोई स्टेट कह सकता है कि उसको लागू नहीं होने देगा? ममता ने ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कहा। ये हो सकता है? पूरा स्पीच मैंने सुना, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने हमें सबको लेके चलना है और नहीं, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं। उन्होंने गड़बड़ कहा हो मैं वक़्फ़ यहाँ हम लागू नहीं देखेंगे, होने दूंगी। गड़बड़ ना हो। हम सबको लेके देखिए, जो बानी जो है, जो विषय है, उसको आप पहले देखिए कि किस तरह वो बोला है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इलीगल काम करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हम जितना कर सकते हैं वो करेंगे, हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, डिवीजन नहीं होने देंगे, विभाजन नहीं करने देंगे। भाई कुछ तो श्रेय दीजिए। जो एक बंगाल में इतने साल जो चल रहे हैं, आप सुब्रतो जी जो समझा रहे हैं ना, सुब्रतो जी एक मिनट, सुब्रतो जी आप जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं, सुब्रतो जी सुनिए, अब सर सुनिए, आपने जो एनालिसिस किया है और पूरी दुनिया जो एनालिसिस कर रही है, उसमें आप एक तरफ है और बाकी सब दूसरी तरफ है। प्रियंका टिब्रेवाल, मैं आपके पास ही आता हूं। ये राजनीति जो ममता दीदी की राजनीति है, जो ममता दीदी इस वक्त राजनीति कर रही हैं, वहां के समाज को कुछ चेहरा दिखाना, कॉन्स्टिट्यूशनली शब्दों के साथ ऐसे खेलना कि वो चीज आगे बहुत आगे ना बढ़ पाए, क्या आपको लगता है कि आपके लिए बहुत चैलेंज है? पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो जाने के बाद भी ममता दीदी की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें वो खेद प्रकट कर रही हूं कि हालत बहुत खराब हो गई। देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, पहले मैं रिबटल कर देती हूँ। पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा था उस बात पर, 2013 में जब वक्फ एक्ट आया था, यूपीए सरकार ने जो भी अमेंडमेंट किए थे वो किसको खुश करने के लिए किया था? उग्र कट्टरपंथी आतंकी लैंड माफिया। उससे फायदा क्या हुआ था? फायदा ये जरूर हुआ था कि कुछ कांग्रेसी बड़े नेता जो है उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई थी और लैंड माफिया राज जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। मगर आज जो है हम ये फिर पूछते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद में जब काम हुआ, ये सोसाइटल जस्टिस के लिए हुआ, जिससे आम मुसलमान को फायदे पहुंचे, औरतों को अधिकार मिले, इनजस्टिस जो है वो बंद हो जाए। लेकिन ये जो इन्होंने किया था उस समय 2013 में, उससे मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि पसमानदा मुसलमान के साथ क्या हुआ? औरतों और बच्चों को क्या मिला? क्या मिला था? निसाक्षरता मिली थी, इलिटरेसी, बेरोजगारी मिली थी, अन्याय हुआ था, इनजस्टिस। तो इन सभी चीजों के साथ डील करने के बाद सरकार ने इस एक्ट में अमेंडमेंट लाए हैं। तो ये हो गई उनकी बात। पैसा लिया, ये भी तो मिस्टर मैं बोला। मुखर्जी सर, ऐसा है अभी कांग्रेस के स्कैम में अगर गिनाना शुरू करो तो ए आपका से जेड तक पोस्टर खत्म हो बॉय, जाएगा। आपका आपके राहुल पोस्टर गांधी से बॉय, लेकर के प्रियंका जी सोनिया गांधी से बताइए, लेकर दी हेरल्ड क्या कहाँ अपने शुभंकर पिताजी के सरकार घर से और लेकर कहाँ के आए थे वो शुभेंदु पैसा? अधिकारी? जमीन देखिए, आसमान ऐसा का है, you don't फर्क। waste my time। ईमानदारी सुब्रतो के मुखर्जी की बात पर अब अगर मैं बताओ। आंसर करती हूँ तो इन्होंने अब कहा बताओ। ममता बनर्जी इतना कुछ करती है, ममता शुभेंदु बनर्जी विदेश अधिकारी गई के तो बारे इतना में कुछ किया। बताओ। मैं ये पूरा कहती हूँ बंगाल कि देखा देखिए पैसा आज लेते हुए। देश को लेकर के ये कह रहे प्रियंका हैं जी कि देश बताओ। कहाँ है। सर देश वहां है प्रियंका कि जी, आज वर्ल्ड की प्रियंका 5 जी। बिगेस्ट इकोनॉमी में इंडिया आता है। मेरे नाम की अरे माला वो जप सब छोड़िए ना। आज देश की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया आता है। अरे और वो जब सब क्या होता छोड़िए है, ना। ममता जैसे लोग विदेश जाते आपका हैं, पोस्टर अपनी खिल्ली तो बॉय उड़वाते पैसा हैं लेते और देश को हुए पूरा डिफेंड करके बंगाल आते देखा। हैं। ये हो इस बारे में गई। दूसरा, आप जब क्या कह है? रहे थे कि ममता बनर्जी के उससे कोई ये आपका नहीं आया, पोस्टर स्टेटमेंट नहीं बॉय। आया। ममता बनर्जी देखिए आखिर क्या प्रियंका जी कहेंगी? जवाब दो। वो इतनी दुखी हैं कि प्रियंका जी ऊपर से जवाब नीचे तक दो। उनकी पार्टी में सब चोर। ये मैं नहीं कह रही, उनकी ईमानदारी पार्टी के के अपने सवाल। नेता कल्याण ना बनर्जी की खाऊंगा ना स्पीच देख खाने लीजिए दूंगा। परसों का। उन्होंने आपका कहा महुआ पोस्टर मित्रा बॉय चोर है। नरोदा में पैसा उन्होंने लेते कहा हुए हमारी पूरा पार्टी में बंगाल जितने देखा। नेता है सबने चोरी की। शुभेंदु कुणाल घोष अधिकारी ने के कहा बारे में पार्थो चटर्जी बताओ। चोर था। ये बात जो है ममता प्रियंका बनर्जी जी और उनकी बताओ। पूरी सरकार को पता था। ईमानदारी देखिए आज के कितने बंगाल लोग सड़क पर आ ईमानदारी मांगता गए है। जिनको बंगाल नौकरियां नहीं मिल ईमानदारी रही। मांगता है। आज कितने लोग सड़कों पर आ गए जिनको नौकरियां आप नहीं मिल रही, ईमानदारी लेकिन के उसके बारे में बावजूद भी बताओ। मुख्यमंत्री का ये कोई एक मिनट जवाब एक नहीं मिनट आता है। प्रियंका टिब्रेवाल, क्या आप भी मानती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, जो जॉब्स जाने की बात हुई है, क्या उससे डाइवर्जन के चलते ये चीजें उभर रही हैं? Absolutely। या ये दंगा, मैंने आपसे कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है, क्योंकि लोगों ने ममता का गला पकड़ लिया। आपको पता है, देखिए आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं,
लेकिन ये जो टीचर्स हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली, आज ही कस्बा में इनके पेट पे, छातियों पे लात मारी गई, पुलिस ने डंडे मारे, इनको लाठी चार्ज किया गया। अब ये सारी न्यूज नहीं आए, दब जाए तो ये दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट ही करवा रहा है, स्टेट ही करवा रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं अबू शर्मा, आता हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं प्रतिम बोस मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रतिम जी, बंगाल की राजनीति में अब एक लंबा अरसा हो गया है ममता बनर्जी या ममता दीदी को सत्ता में बने हुए, वो भी उसी राह पर आगे चल रही हैं जिस राह पर जितना लंबा टाइम ज्योति बासु का हुआ करता था या लेफ्ट का वहां पर हुआ करता था। क्या बंगाल की राजनीति में बीजेपी और टीएमसी में इस वक्त जो रस्साकशी है वो काफी हाई लेवल पर हो गई है, या बीजेपी के पास अभी ममता दीदी के पैतरों का तोड़ नहीं आ पाया है? देखिए, पहला बात तो यह है कि सीपीएम का जमाना तो खराब था, क्या था ये तो हम सब कुछ बोले हैं, लेकिन इतना स्कैम्स एट सच रेट ऐसा नहीं हुआ था कभी। अच्छा, ठीक है, हर रोज कुछ ना कुछ होता है, और इतना इसका स्केल इतना है, इतना बड़ा है, 26,000 लोग और कोई 59,000 लोगों को लेके केस एक ही समान दिशा में जा रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा बात आया कि बीजेपी और टीएमसी का, अभी देखिए इसमें जब एक पार्टी इतना स्कैम, कोई शारदा से शुरू हुआ है, उसका बाद इतना कंट्रोवर्सी, इतना कुछ, इतना देर तक अगर वो क्षमता में रहा, तो इसका एक तो मतलब बनता ही है कि विरोधी जो है वो इतना पावरफुल है नहीं। अब बीजेपी बहुत 2019 से एक बहुत प्रॉमिस लेके आया था, लेकिन इन्होंने फेल किया 2021 में। अब ऐसा अभी मेरा सामने ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा आई कैन नॉट फोरसी कि अभी इसी वक्त कि बीजेपी इतना स्ट्रांग हो गया कि अभी इसको ये गवर्नमेंट को गिराए 2026 में। आज का स्थिति ऐसा ही है। तो ये सारा का सारा प्रोटेस्ट वक्फ को लेकर कतई नहीं हो रहा है, ये डाइवर्जन है जैसा आपकी तरफ से लगता है। मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन जो अहमदाबाद में चल रहा है, वहां राहुल गांधी ने अभी बयान दे दिया कि वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। यही बात ममता दीदी भी बोल रही हैं, वक्फ कानून संविधान पर हमला है, यह कांग्रेस का पुराना स्टैंड है। वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, हमारा धर्म सबका सम्मान करता है। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जो कहते हैं उसके कई मतलब होते हैं। मैं जानना चाहता तो अबू शर्मा के पास था, लेकिन प्रियंका टिबरेवाल आपसे कमेंट लेके अबू शर्मा का रुख करूंगा। क्या वाकई राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको उसी तरीके से लिया जाए, या किसी और मतलब से कि इसके बाद आप क्रिश्चियन और फिर सिख और फिर सबके ऊपर आक्रमण करेंगे? देखिए, राहुल गांधी की बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हजारों साल पुराना है। तो उसी नॉलेज से जो वो कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने अभी ये जो टिप्पणी की, अबू भाई आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, इसके बाद आपका ही है। मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा ना, इतना अगर आपको उबाल आ रहा है तो बात का जवाब दीजिएगा।
देखिए इन्होंने कहा कि राहुल क्रिश्चियंस के साथ, करते देखिए फिर बदतमीजी कर रहे हैं, फिर बदतमीजी कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कहा कि अबू शर्मा आप स्पोक्स पर्सन है, मैं आपके पास ही आऊंगा, बस मैंने थोड़ी देर का वक्त दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा ये सुनवाया था। प्रियंका टिब्रेवाल कंप्लीट करें। देखिए इन्होंने कहा क्रिश्चियंस के साथ और सिख्स के साथ, देखिए कैसे झूठ बोलते हैं, कितने क्लियरली झूठ बोलते हैं। दरअसल ये जो वकाफ है उनको ये भी जनरल नॉलेज नहीं कि वकाफ एक्ट और ये प्रॉपर्टी एक्ट जो है रिलेटेड, वो मुस्लिम से रिलेटेड था। किस तरह से जो उनको हर चीज में जो जितनी भी मंदिरों की जमीन थी, चर्चेस की जमीन थी, गुरुद्वारा की जमीन थी, वो वकाफ क्लेम करता था कि ये सब कुछ वकाफ बोर्ड के अंदर में आता है, तो इन सब से रिलेटेड थी। मगर क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो कहते कुछ है, समझते कुछ है और समझाते कुछ है, तो ये उनको क्लियरली ये समझ में ही नहीं आया कि जब हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में इस तरह की ये ठोस बोलते थे कि नहीं भाई ये मंदिरों की जमीन हमारी है, चर्चेस की हमारी है, गुरुद्वारा की हमारी है, तो ये क्या जाकर नहीं, लेकिन उन्होंने अधिवेशन में ये बात कही है, कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में, और कहते हैं गुजरात आप लोगों का गढ़ है और वहां पर वो बात कह रहे हैं तो उसके कई मायने हैं। अबू शर्मा, अब मैं आपका रुख कर लेता हूं। प्रियंका टिब्रेवाल जो बातें कह रही थी या आपके नेता राहुल गांधी ने जो इशारा दिया है, वो क्या इशारा देता है, हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, सबसे पहले कोई बड़ा बदलाव करने के पहले जिस समाज का भला करना चाह रहे हो, तथाकथित भला, तो उस समाज का अगर 90%, 95%, अगर 99% लोग उस भला से नाराज है तो ये तो संविधान विरोधी ही है ना। आप उनसे सलाह करते, उनका आप बोलने दीजिए प्रियंका जी, ऐसा मत कीजिए। आपको एक सवाल पूछा था प्रियंका जी, शुभेंदु अधिकारी, मुझे तंबीज़ आती है, कैमरा के सामने एक मिनट बोलने दीजिए। प्रियंका जी, आपको सवाल पूछा था, शुभेंदु अधिकारी कैमरा के सामने पैसा लिया या नहीं? ये एक ही बात ये जवाब दो ना, आपको ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपने जवाब तो दिया नहीं, आपके पास जवाब नहीं है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन को खारिज किया गया था या नहीं? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आरोप थे या नहीं? इमरजेंसी करवाई या नहीं इंदिरा गांधी ने? आप 50 साल पहले शुभेंदु अधिकारी ने पैसा लिया, वो भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी और उनकी मां का हेरल्ड केस में नाम है या नहीं? वाड्रा का जो है वो शुभेंदु इतनी सारी अधिकारी, आपका प्रॉपर्टीज में घोटाले में नाम है या नहीं? 2G स्कैम में आपका नाम है या पैसा लिया या नहीं? मैं यही सब बातें पूछ रही हूँ। बोफोर्स में आपका नाम था या नहीं? 3G स्कैम में आपका नाम था या नहीं? स्कैम अगर गिनाने लगूंगी तो 100 स्कैम है मेरे पास। प्रियंका जी आप सुनते हैं, प्रियंका जी आप सुनते हैं, गुस्सा आता है, प्रियंका जी आप सुन लेते हैं, पप्पू कह दो तो इनको तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। अब अबू शर्मा को सुन लेते हैं। कौन से साल में लिखा गया प्रियंका जी, ये नहीं मालूम प्रियंका जी, देश का संविधान को कब लागू किया गया, प्रियंका जी, प्रियंका जी, सीरियसली लेगा कौन? वो सब छोड़िए ना, हम बंगाल के ऊपर डिबेट, बंगाल के ऊपर ही आते हैं। हाँ अबू शर्मा, बंगाल पे आइए। हाँ, मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं AICC अधिवेशन से होटल आके ये डिबेट कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं बंगाल के ऊपर एक सवाल पूछा था, बंगाल के राजनीति में। अरे मैं भी तो बंगाल के ऊपर ये पूछती हूँ, अधीर रंजन चौधरी को क्यों हटाया आपने? उन्होंने पैसे ले लिए थे किसी से? कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी को आपने क्यों हटाया? एक मिनट बताइए ना, हम किसको क्या करेंगे वो आप तय करेंगे। अधीर साहब हमारा सीनियर, हमारा रणनीति का हिस्सा है, हमको बंगाल में हमारा पुराना शक्ति को वापस लाना है। बड़ी बड़ी बात करती है पश्चिम शर्मा जी इनको चुप करवाइए पहले बात। प्रियंका जी ठीक है। प्रियंका जी मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का वक्त, 2 मिनट का वक्त जरूर दें। प्रियंका जी अबू शर्मा को बोलने दें। प्रियंका जी बोलने दें, बोलने नहीं देते। बोलिए। बंगाल का जो राजनीति होता है ना, वो ईमानदारी के ऊपर खड़ा रहता है। बंगाल का जनता जो लीडरशिप करेगा सबसे पहले देखता है वो ईमानदार है या नहीं। क्यों हटाया? बीच में मत बोलिए। जोड़ते क्यों हटाया आपने? अरे इनको पूछिए ना, अभी मैंने एक सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं इनके पास। सवाल क्यों पूछेंगे? आप यहाँ खड़े हैं, इतने सालों से लड़ाई कर रहा था, डिग्निटी मेंटेन कीजिए। आप एक पॉलिटिकल लीडर है, आपको ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, मैं हाथ जोड़ सकता हूँ क्योंकि आप सब मेरे मेहमान हैं। प्रियंका जी थोड़ा बोलने दीजिए। पॉलिटिकल लीडर है प्रियंका जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अबू शर्मा जी प्लीज बोलिए। तो बंगाल का जो राजनीति होता है ना, वो ईमानदारी के ऊपर होता है। सबसे पहले देखा जाता है, ना जात देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है आप ईमानदार है या नहीं।
तो हमने शुभंकर सरकार को सामने रखा और भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर और अधीर रंजन को हटाया। अब फिर आप इतिहास ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं आजकल जो रखर तो थोड़ी देर रुकते हैं। सोफिया खान मेरे साथ जुड़ गई हैं टीएमसी से सोफिया खान इस वक्त जुड़ गई हैं मेरे साथ। सोफिया खान, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा देर से आप जुड़ी, अगर आप पहले आती तो आपका वर्जन हम और अच्छी तरीके से लेते। लेकिन लगातार आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों से वायलेंस है वक्फ के नाम पर। पूरे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए, बड़े सलीके से हुए। मैं वही सवाल रख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली में गर्मा गर्मी हुई, लेकिन 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा है बंगाल में अलग अलग जगह आगजनी हो रही है, झेल रही है पुलिस, जो कि मार भी खा रही है, और ऐसे लोग ऐसा करके चले जा रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी का आरोप सही है कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है? नमस्कार आप सभी को। देखिए, ये वक्फ बिल लाने का तो मकसद ही यही है ना कि जगह जगह पर मुसलमान को उस्काकर इस तरीके के, देखिए मैं जहां तक मेरी जानकारी है पीसफुल प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऑब्वियसली ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बातों को, आवाज को रख सकते हैं। जिस तरीके से किसानों ने 3 काले कानून के लिए अपनी मांगों को इनफैक्ट वो मनवा भी लिए 1 साल तक प्रदर्शन करके, तो ये तो हमारा एक संवैधानिक एक अधिकार है कि हम किसी भी तरीके से देश में कर सकते हैं। लेकिन ये जो अप्रिय घटना यहाँ वहां से आ रही है, ऑब्वियसली उसके लिए हम खेद करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली इसको पुलिस और प्रशासन कंट्रोल कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये इस तरीके के मुसलमान और हिंदू वाली चीजों को लेकर, देखिए देश में कल ही मैंने सुना कि एक सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, अमेरिका ने टैरिफ जो है वो बढ़ाकर ठोक दिया है देश के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ना कोई डिबेट होती है ना कोई बात होता है। तो बात यहीं पे नहीं, आप थी नहीं हमारे साथ डिबेट, हमने खूब किया। देखिए हम आज 21वीं सदी में हम औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, हम औरंगजेब को गाली दे रहे हैं। हम यहाँ शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे देश में जो भाजपा के लोग हैं वो मुसलमान हिंदू के जज्बातों को, देखिए सही कौन गलत कौन, मैडम मेहरबानी करके आप शिक्षा का बात मत कीजिए। मेहरबानी करके आप बंगाल का शिक्षा का जो हाल किए, देखिए ये कहते हैं कि महिलाओं को भी रखा गया है। सुन के बड़ा अच्छा लगा कि महिलाओं को भी वक्फ बिल में नहीं अब सोफिया जी एक रिक्वेस्ट, इस पूरे कानून के सारे पॉइंटर्स पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। मैं जा रहा हूं कि उसके नाम पर क्या आप डिनाई करेंगी? मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूं। क्या ममता दीदी ने ऐसा कहा कि वक्फ कानून को हम अपने यहां लागू नहीं होने देंगे? क्या उसके बाद वायलेंस बढ़ी नहीं है? देखिए ममता बनर्जी जो भी करती हैं वो बहुत ही सोच समझ के, देखिए ममता बनर्जी से ज्यादा सेकुलर मुझे नहीं लगता कोई भी चीफ मिनिस्टर इस सेकुलरिज्म की बात नहीं होगा। देखिए ममता बनर्जी को आप जितना भी बयान कर लीजिए, कहने के बाद वायलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या महिलाओं को अधिकार मिलने से आप नाराज हैं? क्या महिलाओं को वक्फ बोर्ड में आ जाने के बाद में आपको खुशी नहीं? ये सारी बातें हो रही है। बोल लेने दीजिए, प्रियंका जी आप बोल रही है, सुन रही थी। देखिए लोगों का जो जवाब है ना, मैं यहाँ पर अगर बहस करके चली जाऊं ममता बनर्जी वो उससे कुछ साबित नहीं होता। लोग जो वोट करते हैं ना, नहीं सोफिया जी एक मिनट सोफिया जी पूरा डिस्कशन इधर। सोफिया जी अब मॉडरेट करने दीजिए मुझे, अब मुझे अपना सवाल रखने दीजिए। एक लाइन का सवाल सोफिया जी एक लाइन का सवाल मुझे बस इतना बताइए, मुझे नहीं पता है, मैं हट जाता हूं किनारे। क्या ममता दीदी ने इस बात को कहा है कि वह वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी? देखिए ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि देखिए 2029 के बाद जब भाजपा का सफाया हो जाएगा तो फिर से एक संशोधन बिल हम लेकर आएंगे। अरे ये बताइए ना, क्या कहा है? और उस वक्त 2000 जी के कहने से क्या होता है? वापस लेना पड़ेगा। किसान को जो 2029 दूर की बात है। सोफिया जी आपके शब्दों में जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने कहा है कि लागू नहीं होने देंगी? क्या उन्होंने कहा है कि लागू नहीं होने देंगी? 2029 अभी नहीं। सोफिया जी, आदरणीय सोफिया जी पूरे रेस्पेक्ट के साथ, क्या मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि पार्लियामेंट से पास
और राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया हुआ कानून भारत का एक राज्य अपने यहां लागू नहीं होने देगा? क्या ये उन्होंने कहा है? मैं पूछ रहा हूं। अरे खुलकर खुश करिए ना मुसलमानों को, बोलिए। देखिए, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एक महिला भी हैं और एक देश की नागरिक भी हैं। उनको अच्छे तरीके से पता है कि मुसलमान कहां पर। बस समझ गया। अब इतने सवालों का जवाब आपने साफ साफ दे दिया। अब्दुल अजीज साहब सचिव हैं मुस्लिम मजलिस मोशरत के। अब्दुल अजीज साहब सचिव हैं मुस्लिम मजलिस मोशरत के। मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेकर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुसलमानों वक्फ बिल का विरोध में पश्चिम बंगाल अभी गरमाया हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक से बढ़कर एक जगह पर हिंसा का घटना अभी भड़का है। एक तरफ मुर्शिदाबाद, दूसरी तरफ नदिया, हर जगह पर वक्फ बिल का विरोध में हिंसा का घटना देखने को मिला है। मगर ये वक्फ बिल को लेकर इस तरीके का घटना के पीछे कारण क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों के साथ मुस्लिम लीडर अब्दुल अजीज जी हम लोगों के साथ है अभी। अजीज जी, जिस तरीके का माहौल बंगाल में भी देखने को मिल रहा है वक्फ बिल का विरोध में, वो क्या होने लायक था? क्या आप लोग यही चाहते थे कि इस तरीके का माहौल तैयार हो? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट में वायलेंस कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वेज को अपना रहे हैं, वो दरअसल बीजेपी को मदद कर रहे हैं, बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अगर पीसफुल नहीं करेंगे प्रोटेस्ट तो बीजेपी ये ज़रूर कहेगी कि देखिए मुसलमानों में भी गलत लोग किस तरह हैं, किस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि बंगाल एक पीसफुल स्टेट है और यहाँ की गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम नहीं है, ना एंटी मुस्लिम कम्युनिटी है और ना वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में है बल्कि ख़िलाफ़ है। लोकसभा में भी इनके लीडरों ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा स्पीच किया और राज्यसभा में भी। तो फिर इस बंगाल में इस तरह की हरकत कंडेमेबल है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है। यहाँ अगर वक्फ तरमीमी बिल जो अब कानून बन चुका है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो भी तो बहुत पीसफुल होना चाहिए। चलिए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, क्या सॉल्यूशन दिखता है फिर इसका? ये वायलेंस हर दिन के साथ बढ़ रही है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां पर आप कह रहे हैं या आप मैसेज आ रहा है कि वो बॉर्डर एरिया से लगते हुए हैं। हिंसा को तो रोकना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे बड़ा ड्यूटी है। हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। और किसी को लगता है कि ये जो लेजिस्लेशन बना है उसमें कुछ खामियां हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो रिव्यू पिटीशन भी उधर है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर जब तक जो लॉ है उसको मान्यता देना सबके लिए जरूरी है। और मुझे लगता है ममता बनर्जी ने ऐसे कुछ नहीं कहा कि वो इसमें मान्यता नहीं देगी। अच्छा, आप मना कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो इसको मान्यता नहीं देंगी, लेकिन मैसेज यही समझ में आया है, यही सब आ रहा है। खैर, मेरे साथ इस वक्त प्रतिम बोस लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतिम, क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा या फिर रीड बिटवीन द वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है, या मैं कुछ गलत कह रहा हूं या बाकी लोग कुछ गलत समझ रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी ये ईद का जो रेड रोड में नमाज होता है वहां पे जाके इसका पहले भी सर एकदम डायरेक्ट पॉलिटिक्स किए हुए हैं। मेरे को याद है कि वहां से उन्होंने वोट मांगा था और बीजेपी का खिलाफ बोले थे और एक इमाम और कोई क्लारिक ने उन्होंने विरोध किया था उसका कि ईद का मंच से पॉलिटिक्स मत कीजिएगा। तो ममता बनर्जी का अभी जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, शी इज अंडर प्रेशर। जो हो रहा है चार पास, तो इसको लेके इन्होंने अंडर प्रेशर है। और ये सब जो हो रहा है, ये क्या कहें कि जो हमने बोला है कि ये कौन क्या है, इन्होंने ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर उनका जो अटेंशन थोड़ा सा तो डाइवर्ट कर रहा है। इसमें पॉलिटिकल फायदा तो है उनका।
अटेंशन डाइवर्ट जरूर हो रहा है। अबू शर्मा मेरे साथ। अबू शर्मा, क्या वाकई आपको लगता है कि जो कुछ भी जमीन पे दिख रहा है, आप पुराने उसी चीज पर मत जाएं, करंट पर रहें? अभी जो हो रहा है, क्या ये डाइवर्ट अटेंशन करने का एक कोशिश है? जरूर जरूर। ममता बनर्जी हर चीज को वो बाईपास कर देने की कोशिश करते हैं। जहां घटना, जो भी घटना घटता है, ये ममता बनर्जी का बहुत पुराना, उनका जो गुरु, राजनीतिक गुरु थे, वो सुब्रतो मुखर्जी थे, तो उन्होंने ही शायद सिखाया। ये बहुत पुराना उनका ये है, तरीका है, वो हमेशा ये करती है। ये तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अब जॉब स्कैम का इतना बड़ा घोटाला हुआ और पूरा बंगाल उसके बारे में बहुत मतलब, तो फिर कांग्रेस इतनी एग्रेसिव क्यों नहीं है पश्चिम बंगाल में? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। इससे पहले कांग्रेस चुनाव के दौरान बहुत एग्रेशन में थी। इतनी बड़ी इश्यू पर कांग्रेस खामोश क्यों है? हम लोग जॉब स्कैम को लेके राहुल गांधी जी से मिले थे, शुभंकर सरकार जी लेके गए थे। वो जो क्वालिफाइड जो ये है, योग्य प्रार्थी है, उसको लेके गए थे और राहुल गांधी से विस्तार से बात हुआ। राहुल गांधी जी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को खत भी लिखा है, जहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं। और हम लोग सड़क में भी, हम अभी अधिवेशन चल रहे हैं, अधिवेशन खत्म होते ही हम लोग सड़क में भी उतर जाएंगे शुभंकर सरकार जी के नेतृत्व में। और हम बंगाल में बहुत अच्छा जो स्थिति है, अभी बुरा स्थिति है, उसको बंगाल को बहुत अच्छा स्थिति में लाने के लिए जितना मेहनत करना है, जितना संघर्ष करना है, और ये ध्रुवीकरण को रोकने के लिए जितना संघर्ष करना है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जितना संघर्ष करना है, वो हम लोग करेंगे। आपने दो इश्यू बता दिए, ध्रुवीकरण को रोकना, और हम लगातार विरोध करेंगे, और डाइवर्ट अटेंशन करने की ये कोशिश है यहाँ पर। और यही कुछ निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो अभी पिछले दिनों फैसले के बाद नौकरियों पर संकट आया,